हाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं हिम्मत सिंह काला, भारत के संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान में निहित जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अनुसूचियां कितनी है वर्तमान में और मूल संविधान में कितनी है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है भारत के संविधान में निहित अनुसूचियाँ। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे कि अनुसूचियाँ है कौन कौन सी और उनमें लिखा क्या क्या है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनुसूचियों की। अनुसूचियाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज अनुसूचियों पर। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि भारत का जो मूल संविधान था, भारत का जो मूल संविधान था, मैं बात कर रहा हूँ मूल संविधान की। मैं बात कर रहा हूँ मूल संविधान की। मैं बात कर रहा हूँ मूल संविधान की। दोस्तों, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का वर्णन था। इसी तरह से हम बात करते हैं वर्तमान संविधान की। इसी तरह से हम बात करते हैं वर्तमान संविधान की। वर्तमान संविधान की। वर्तमान संविधान की। दोस्तों, वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। यहाँ हमें ये क्लियर करना है कि अनुसूचियाँ वर्तमान में कितनी हैं, 12 हैं। जबकि अनुसूचियों की बात हम मूल संविधान में करें तो मूल संविधान में कितनी है, 8। 8 के बाद अनुसूची जोड़ी गई 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 8 के बाद 9, 10, 11 और 12, 4 अनुसूचियाँ अलग से जोड़ी गई है। 4 अनुसूचियाँ अलग से जोड़ी गई है। कितनी अनुसूचियाँ अलग से जोड़ी गई है? 4 अनुसूचियाँ। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि अनुसूचियाँ वर्तमान में कितनी हैं, तो 12। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी, तो 8। और ये क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान के बाद अर्थात 8 अनुसूचियों के बाद कितनी नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई है, तो 9, 10, 11, 12, कुल मिलाकर 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि अनुसूचियों में संशोधन भी हो सकता है। अनुसूचियों में संशोधन भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। संशोधन भी हो सकता है। संशोधन हो सकता है इसीलिए तो अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 जोड़ी गई। अब दोस्तों, हमें ये देखना है कि अनुसूची 1 से लेकर 12 तक में लिखा क्या है। हमें ये पढ़ना है अनुसूची 1 में क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है, इस तरह से अनुसूची 12 में क्या लिखा है। इसकी जानकारी हम कंप्लीटली जानने की कोशिश करेंगे कि इन अनुसूचियों में है क्या। दोस्तों, अनुसूचियाँ जो है भारत के संविधान की विशेषता है। एक तरह से जब हम रीट लेवल 2 SST का सिलेबस देखते हैं तो उसमें भारत के संविधान की विशेषताओं से संबंधित एक टॉपिक जुड़ा हुआ है। उस टॉपिक के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अनुसूचियाँ भी भारत के संविधान की विशेषता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। अब हम बात कर रहे हैं अनुसूची प्रथम। हम बात करेंगे अनुसूची प्रथम पर। अनुसूची प्रथम। अनुसूची प्रथम। दोस्तों, देखना यह है कि अनुसूची प्रथम में लिखा क्या है। अनुसूची प्रथम में लिखा है 28 राज्य। अनुसूची प्रथम में लिखा है 28 राज्य। 28 राज्य तथा इसके साथ ये भी लिखा हुआ है 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 1 में लिखा हुआ है 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम का वर्णन है। के नाम का वर्णन है, ये ध्यान रखना है आपको। आपसे कोई पूछे कि अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ है तो आपको क्लियर बताना है 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का वर्णन लिखा हुआ है। नाम लिखा हुआ है, उनका वर्णन बताया गया है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, तो उदाहरण के रूप में हम देखेंगे जैसे 2 जून
2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना अलग राज्य बना और ये राज्य बना है 29वां राज्य। कौन सा राज्य है? 29वां राज्य। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर होता है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना अलग राज्य बना है और ये राज्य देखते हैं तो कौन सा राज्य है? 29वां राज्य। क्रम से कौन सा राज्य है? 29वां राज्य है। आगे हम देखते हैं, इसी तरह से देखते हैं, हम बात करते हैं 31 अक्टूबर 2019 की बात करेंगे। 31 अक्टूबर 2019 को JNK जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख ये 2 नए ऐसे केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए केंद्र शासित प्रदेश बने। इसका मतलब ये है कि अनुसूची प्रथम क्या बोलती है? अनुसूची प्रथम ये कहती है कि 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम तथा उनका वर्णन है। जैसे हम देखते हैं 2 जून 2014 और जैसे हम देखते हैं 31 अक्टूबर 2019। यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 की जो तारीख है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट मामला है। JNK और लद्दाख हाल ही में नए केंद्र शासित प्रदेश कब बने हैं? तो 31 अक्टूबर 2019। यहाँ पर अनुसूची प्रथम को हम क्लियर करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं अनुसूची सेकंड। अनुसूची सेकंड दोस्तों दूसरी हमारी अनुसूची है अनुसूची सेकंड। हम देख रहे हैं अनुसूची सेकंड 2। इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इसमें लिखा हुआ है वेतन और भत्ते। ये ध्यान रखना है हमको। इसमें लिखा हुआ है वेतन व भत्ते। ये ध्यान रखना है आपको, वेतन व भत्ते। अनुसूची सेकंड में लिखा हुआ है वेतन व भत्ते। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जैसे राष्ट्रपति की हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, जैसे हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, जैसे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, जैसे हम बात करते हैं राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात भारत का मुख्य न्यायाधीश। जैसे हम बात करते हैं हाई कोर्ट का CJ चीफ जस्टिस। जैसे हम बात करते हैं अन्य की बात करते हैं। अन्य का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। दोस्तों इसमें काफ़ी का वेतन है और भी ज़्यादा जो पदाधिकारी है इसमें वेतन है पदाधिकारी के, उच्च पदाधिकारी के वेतन, उच्च पदाधिकारियों के वेतन है। ये ध्यान रखना है आपको, उच्च पदाधिकारियों के वेतन है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश का और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, अन्यों का वेतन इसमें शामिल है। इसमें थोड़ा सा हम देख लेंगे। जैसे राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमें ध्यान देना है उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख रुपए। इसी तरह प्रधानमंत्री का वेतन है 1,60,000 रुपये, ये भी ध्यान रखना है। इसी तरह देखना है राज्यपाल का वेतन है 3,50,000, ये भी ध्यान रखना है। इसी तरह देखना है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन है 2,80,000। ठीक है दोस्तों, इसी तरह देखना है इसके सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का देखें हम तो 2,50,000 है, 2,50,000, ये ध्यान रखना है आपको।
ये अन्य की बात कर रहा हूँ मैं, अन्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो अन्य न्यायाधीश है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसी के साथ साथ देखते हैं हम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन कितना है, उसका वेतन है 2,50,000। उसी तरह देखते हैं हम अन्य का, देखते हैं 2,25,000 वेतन। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है दोस्तों कि यहाँ पर वेतन भत्तों की बात की गई है अनुसूची सेकेंड में। आपको मूल रूप से ये ध्यान रखना है कि वेतन भत्ते अनुसूची 2 में है। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन भत्ते, यानी इनका वेतन शामिल है, औरों का भी शामिल है, लेकिन हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस का शामिल है इसके अंदर। आगे हम देखते हैं अनुसूची 3, आगे हम बात करेंगे अनुसूची 3 की बात करेंगे, तीसरी अनुसूची के बारे में बात करेंगे। तीसरी अनुसूची में क्या लिखा है, तीसरी अनुसूची में क्या लिखा है दोस्तों, अनुसूची 3, इसमें क्या लिखा है ये भी हमें देखना है। इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है शपथ, इसमें लिखा है शपथ, इसमें लिखा है शपथ, इसमें लिखा है शपथ। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर ध्यान देने योग्य, अनुसूची 3 में लिखा है शपथ। ये शपथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। अनुसूची 12 की 12 इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि अनुसूची 3 में शपथ है। 1 2 3 अक्षर है इसके अंदर, 1 2 3 अक्षर है, इसका मतलब 3 अक्षरों की शपथ है। और शपथ किस में, अनुसूची 3 में। अब यहाँ पर किस किस की शपथ है ये देखना है। इसमें है संसद के मंत्री, इसमें है संसद के मंत्री, संसद के मंत्री, संसद के मंत्री। इसी के साथ संसद के सदस्य, इसी के साथ विधानमंडल के मंत्री, विधानमंडल के मंत्री। इसी के साथ साथ विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, संसद के मंत्री, संसद के सदस्य, विधानमंडल के मंत्री, विधानमंडल के सदस्य। इसी के साथ साथ हम देखते हैं एससी हाई कोर्ट, एससी हाई कोर्ट का सीजीआई, हाई कोर्ट का सीजे, प्लस दोनों के अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, ठीक है। इसी तरह से सीएजी, सीएजी का मतलब है केग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। यहाँ पर दोस्तों अनुसूची 3 में लिखा है शपथ, और शपथ है संसद के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के मंत्री। उसी के साथ साथ है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उसी के साथ साथ है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के, इनकी शपथ शामिल है अनुसूची 3 में। ये भी ध्यान देना है आपको। इसी के साथ साथ अब हम देखते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 4 में क्या लिखा हुआ है ये भी देखना है हमें। अनुसूची 4 में क्या है दोस्तों, अनुसूची 4 की हम बात कर रहे हैं। अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में है राज्यसभा में, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन या प्रतिनिधित्व, या प्रतिनिधित्व, ये ध्यान देना है आपको। अनुसूची 4 में लिखा हुआ राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में अलग अलग राज्य से अलग अलग सीटें हैं, राज्यसभा में अलग अलग राज्य से अलग अलग सीटें हैं। जैसे हम देखते हैं राजस्थान की बात करते हैं हम, जैसे हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान से 10 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं, राजस्थान से
10 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान से 10 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। इसका मतलब ये है कि राज्यसभा में राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व है, अर्थात राजस्थान से 10 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं चुनकर। आगे देखो, इसी तरह से हम बात करते हैं, राजस्थान की बात तो हमने की, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं यूपी की बात करते हैं। यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य जाते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य जाते हैं? 31 सदस्य जाते हैं। ये 31 जो सदस्य है ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। इसका मतलब ये है कि भारत में राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किस राज्य को मिला हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यूपी को मिला हुआ है। यूपी से कितने सदस्य जाते हैं? 31 सदस्य जाते हैं। इसी तरह से आपको बताना चाहता हूँ, अलग अलग राज्य से अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे हम डायरेक्ट देखते हैं, असम की बात करते हैं तो असम से जाते हैं 7 सदस्य। असम से जाते हैं 7 सदस्य। उसके बाद हम देखते हैं, असम के बाद मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं उनसे एक 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 इस तरह से जाते हैं। 7 सिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। 7 सिस्टर से एक 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 जाते हैं। बाकी 7 सिस्टर में असम से 7 जाते हैं, ये ध्यान रखना है। असम से कितने जाते हैं? 7 जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा में असम का कितना प्रतिनिधित्व है? तो ध्यान रखना है 7 का प्रतिनिधित्व है। बाकी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी एरिया है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इन एरियो से कितने जाते हैं? एक एक जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि दिल्ली से कितने जाते हैं। तो दिल्ली की बात बताऊं आपको मैं, दिल्ली से जाते हैं 3 सदस्य। दिल्ली से जाते हैं 3 सदस्य। उसी के साथ साथ पांडुचेरी की बात करूँगा। पांडुचेरी से जाते हैं 1 सदस्य। पांडुचेरी से जाता है 1 सदस्य। अब यहाँ पर देखना ये है, इस तरह से अलग अलग राज्य की बात अलग अलग की गई है, अर्थात सभी राज्यों में लगभग राज्यों में, सभी राज्यों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये ध्यान रखना है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाता है कि राजस्थान से कितने जाते हैं और यूपी से कितने जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करेंगे अनुसूची 5 में क्या लिखा है। 5 की बात करेंगे, 5 में क्या लिखा हुआ है ये भी ध्यान देना है आपको। 5 में क्या लिखा है, हम बात करें अनुसूची 5। दोस्तों अनुसूची 5 को देखते हैं हम। 5 यूँ लिखते हैं, तो 5 का मतलब SC, उसके साथ ST, उसके साथ ST। अनुसूची 5 में लिखा है, ये 5 लिखा है। 5 को हम यूँ भी लिख सकते हैं, S की तरह लिख सकते हैं। 5 को हम S की तरह लिख सकते हैं। ये 5 है, 5 का मतलब SC, 5 का मतलब ST, ये 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब है SC ST का प्रशासन, ST ST का प्रशासन, ST ST का प्रशासन, ये ध्यान देना है। यहाँ पर आपको कोई पूछे कि अनुसूची 5 में क्या लिखा हुआ है, तो SC ST का प्रशासन लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर TSP प्लान भी लागू होता है, ये ध्यान देखना है आपको। यहाँ पर TSP प्लान भी लागू होता है। यहाँ पर कौन सा प्लान लागू होता है? TSP प्लान भी लागू होता है, ये ध्यान देना है आपको। TSP प्लान का हम देखते हैं, TSP प्लान को देखते हैं। ट्राइबल सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान, इसे हम हिंदी में बोलते हैं जनजातीय उपयोजना, जनजातीय उपयोजना। TSP की बात कर रहा हूँ मैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अनुसूची 5 में TSP प्लान लागू है। अनुसूची 5 में क्या लागू है? TSP प्लान लागू है। आपसे कोई डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे, आपके एग्जामिनर में ये क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी, आपसे पूछा जा सकता है कि TSP प्लान कौन सी अनुसूची में लागू है, तो अनुसूची 5 में TSP प्लान लागू है। TSP प्लान लागू, TSP क्षेत्र के जितने भी SC ST के लोग हैं उनके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है अनुसूची 5 में। ट्राइबल सब प्लान, इसको इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म यह है और हिंदी में इसको बोलते हैं जनजातीय उपयोजना बोलते हैं। ये जो प्लान है, TSP जो प्लान है, ये TSP प्लान LP विद्यार्थी के तहत 1974-75 में ये प्लान लागू किया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। TSP प्लान LP विद्यार्थी के द्वारा 74-75 में ये प्लान लागू किया गया है। दोस्तों उसके साथ हम देखते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या लिखा हुआ है?
अनुसूची 6 में क्या लिखा हुआ है ये भी हमें देखना है। दोस्तों अनुसूची 6 में क्या लिखा हुआ है? 6 में लिखा हुआ है अमे मित्र। 6 में लिखा हुआ है अमे मित्र। अमे मित्र का मतलब है असम। का मतलब है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अनुसूची 6 में हम देखते हैं अमे मित्र। 6 में देखते हैं अमे मित्र। इसका मतलब होता है अ का मतलब असम, मे का मतलब मेघालय, मी का मतलब मिजोरम और त्र का मतलब त्रिपुरा। इन चारों राज्य का प्रशासन शामिल है इसके अंदर। इन चारों राज्यों का क्या शामिल है? प्रशासन शामिल है। ये ध्यान रखना है आपको। अमे मित्र अनुसूची 6 आते ही आपको ये ध्यान रखना अमे मित्र। आपसे पूछा जा सकता है कि अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य शामिल है, तो आपको ध्यान रखना है असम शामिल है, मेघालय शामिल है, मिजोरम शामिल है, त्रिपुरा शामिल है। कहने का मतलब है अनुसूची 6 में है अमे मित्र। अमे मित्र को ध्यान में रखना है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका प्रशासन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा का प्रशासन कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची 6। या पूछा जा सकता है मिजोरम का प्रशासन कौन सी अनुसूची में है, तो 6 में। आपसे पूछा जा सकता है मेघालय का प्रशासन किस में है, तो 6 में। और असम का पूछा जा सकता है तो किस में? 6 में। कुल मिला के अमे मित्र आपको ध्यान में रखना है। अमे मित्र इसका मतलब ये है अनुसूची 6। अब हम बात करेंगे अनुसूची 7 पे बात करेंगे। अनुसूची 7 में क्या है? 7 में क्या है? अनुसूची 7 में क्या लिखा है? 7 की बात करेंगे दोस्तों। 7 में लिखा है सूचियाँ। 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 सूचियाँ 3 प्रकार की है। सूचियाँ 3 प्रकार की है, ध्यान रखना है। सूचियाँ 3 प्रकार की है। एक तो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची 7 में लिखा है सूचियाँ। और सूचियाँ कितनी प्रकार की है? 3 प्रकार की। नंबर 1 पर है संघ सूची, नंबर 2 पर है राज्य सूची, नंबर 3 पर है समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति, संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास है, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से राज्य सूची पे कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह ये ध्यान रखना है कि समवर्ती सूची पे कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार, केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों के पास है। ये भी ध्यान रखना है आपको, दोनों के पास है। संघ सूची जो है इसमें 97 विषय है। संघ सूची में 97 विषय है। इसी तरह से राज्य सूची में 66 विषय है। इसी तरह से समवर्ती सूची में 47 विषय है। ये ध्यान देना है आपको। अनुसूची 7 में लिखा है सूचियाँ, और सूचियाँ 3 प्रकार की होती है। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय है, राज्य सूची में 66 विषय है। इसी तरह से समवर्ती सूची में है 47 विषय। इन पर कानून बनाने का अधिकार किन किन के पास है, तो संघ की बात आती है तो केंद्र सरकार, और राज्य की बात आती है राज्य सरकार, और समवर्ती सूची की बात आती है तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको। इसके अलावा सूची नहीं है, उसको हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ, इसको हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। दोस्तों ये ध्यान देना है आपको। अवशिष्ट शक्तियाँ, जो विषय संघ सूची में नहीं है, जो विषय राज्य सूची में नहीं है, जो विषय समवर्ती सूची में नहीं है, उन विषयों को
हम अवशिष्ट शक्तियों में डालते हैं, उन विषयों को हम किस में डालते हैं, अवशिष्ट शक्तियों में डालते हैं। और अवशिष्ट शक्तियों पर भी कानून कौन बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है, ये ध्यान रखना है। कौन बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। दोस्तों अनुसूची ये 7 है और 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हम देखते हैं अनुसूची 8 में क्या लिखा है, अनुसूची 8 में क्या लिखा है। दोस्तों अनुसूची बात करेंगे हम 8 की। 8 में क्या लिखा है, 8 में लिखा है भाषा, 8 में लिखा है भाषा, 8 में लिखा है भाषा, अनुसूची 8 में लिखा है भाषा। दोस्तों ये अनुसूची भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अनुसूची 8 में क्या लिखा हुआ है, तो 8 में लिखा हुआ है भाषा। ये ध्यान देना है आपको, 8 में क्या लिखा हुआ है, भाषा। मूल संविधान की बात करूँगा यहाँ पर मैं, किसकी बात करूँगा, मूल संविधान की। यहाँ पर बात करूँगा मूल संविधान की, यहाँ पर बात करूँगा आपको मूल संविधान की। और एक बात करूँगा मैं वर्तमान संविधान की, वर्तमान संविधान की। एक बात करूँगा मैं वर्तमान संविधान की, वर्तमान संविधान की। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषा, 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी भाषा है, 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं, 22 भाषाएं। अब आपको ये ध्यान कैसे रखना है, हम बात कर रहे हैं अनुसूची 8 की बात कर रहे हैं। अनुसूची 8 में 14 जब जोड़ते हैं तो निकल के आता है 22। अगर आपको मूल संविधान की अनुसूची याद है तो उसमें आपको 8 जोड़ना है। 8 जोड़ते ही वर्तमान की भाषाएं निकल के सामने आ जाएगी कि वर्तमान में कितनी भाषा है। या फिर आपको वर्तमान भाषा याद है तो उसमें से 8 माइनस कर दो तो भाषा निकल के सामने आएगी 14। इस तरह से मूल संविधान में 14 भाषा थी, तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इस तरह से भाषाएं जोड़ी गई। तो इसके लिए क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। इसके लिए क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। तो ध्यान देना है आपको, 8 के बाद भाषा 8 + 14, 14 के बाद भाषा देखेंगे हम 15वीं भाषा। 15वीं भाषा कौन सी है, ये ध्यान देना है आपको। 15वीं भाषा कौन सी है, 15वीं भाषा कौन सी है। दोस्तों बात कर रहे हैं हम भाषा नंबर 15, भाषा नंबर 15, भाषा नंबर 15। अब भाषा नंबर 15 कौन सी है, सिंधी है। कौन सी है, सिंधी है। भाषा नंबर 15 कौन सी है, सिंधी है। सिंधी जो भाषा है ये 15वीं नंबर की भाषा है। सिंधी कौन सी भाषा है, 15वीं नंबर की भाषा है। इसके लिए क्या है, एक संविधान संशोधन हुआ है। इसके लिए क्या हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है। ये ध्यान रखना है, इसके लिए क्या हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है। 15वीं भाषा जोड़ने के लिए क्या हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है। और संविधान संशोधन कौन सा हुआ है, ये भी ध्यान देना है, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। ये ध्यान देना है आपको, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन ये हुआ है 1967 में हुआ है। ये ध्यान देना है आपको, ये कब हुआ है, 1967 में हुआ है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत भारत के अनुसूचियों में अनुसूची जोड़ी गई, नंबर से 15वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 15वीं अनुसूची कौन सी है, यह है सिंधी। अर्थात 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15 नंबर की भाषा जोड़ी गई है, उसका नाम है सिंधी भाषा। ये ध्यान देना है आपको। 15 के बाद आता है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इस तरह से हम देखते हैं। तो आगे भी हम संशोधन करते हैं। तो एक संशोधन है 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। ये भी ध्यान देना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके लिए नेम को सूत्र यूज करेंगे, नेम को। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नेम को। ने का मतलब है नेपाली, नेपाली। ने का मतलब है नेपाली और म का मतलब है मैथिली,
मैथिली, और क का मतलब है कोंकणी। क का मतलब है कोंकणी। नेपाली और मैथिली और कोंकणी, ये 3 भाषा 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई है। ये 3 भाषा जोड़ी गई है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसी तरह से ध्यान देना है आपको। अंतिम 4 भाषा की बात करूँगा मैं, उसके लिए बोडो मैस, इसके लिए सूत्र है बोडो मैस। अब बो का मतलब है बोडो, डी का मतलब है डोगरी, और मे का मतलब है मैथिली। सॉरी दोस्तों, यहाँ ध्यान देना है आपको, मैथिली नहीं है, ये मणिपुरी भाषा है। मैथिली नहीं है, ये यहाँ पर है मणिपुरी भाषा, ये है मणिपुरी। मैथिली नहीं है ये है मणिपुरी, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। मणिपुरी भाषा ये कौन सी भाषा है? ये मणिपुरी भाषा है। और ये मैथिली भाषा यहाँ पर आएगी। अब आएगी संथाली। इसके लिए क्या किया गया है, ये ध्यान देना है आपको। इसके लिए किया गया है 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषा जोड़ी गई। इस तरह से भाषा नंबर 15 तो है सिंधी, 15 के बाद आती है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर आती है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। एक तो ये ट्रिक ध्यान देना है आपको बोडो मैस, और एक ये ट्रिक ध्यान देना है नेमको का मतलब है 71वां संविधान संशोधन, और बोडो मास का संबंध है 92वां संविधान संशोधन। यह ध्यान देना है आपको। इसी तरह से अब हम देखते हैं अनुसूची 9 में क्या लिखा है। अनुसूची 9 में क्या लिखा है? अनुसूची 9 को देखेंगे दोस्तों। अनुसूची 9 में क्या लिखा है दोस्तों? अनुसूची 9 में क्या लिखा है ये देखना है। अनुसूची 9 में लिखा है भूमि सुधार। अनुसूची 9 में लिखा है भूमि सुधार व आर्थिक न्याय, भूमि सुधार व आर्थिक न्याय। अनुसूची 9 में लिखा है भूमि सुधार व आर्थिक न्याय। दोस्तों यहाँ पर हम संविधान संशोधन करेंगे। अनुसूची 9 में क्या है? अनुसूची 9 में लिखा है भूमि सुधार व आर्थिक न्याय का वर्णन किया गया है। ये जो अनुसूची है ये पहले न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर थी। ये न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर थी। एकमात्र ऐसे अनुसूची जो न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर थी, अनुसूची 9। अनुसूची 9 के बारे में आपको जानना है कि अनुसूची 9 में लिखा क्या है। भूमि सुधार व आर्थिक न्याय का वर्णन है, और एकमात्र ऐसी अनुसूची जो न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र से बाहर थी, अर्थात अनुसूची 9 का हनन होने पर न्यायालय में नहीं जा सकते थे। ध्यान रखना, न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्र से बाहर थी, सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर थी, न्यायालय के क्षेत्र के दायरे से बाहर थी अनुसूची 9। लेकिन बाद में हुआ क्या? एक बालकृष्ण पीठ की बात करूंगा। बालकृष्ण पीठ, ये पीठ है 2007 की, ये 2007 की है। ये पीठ है 2007 की। ये आरक्षण का मामला था। इसमें आरक्षण का मामला था तमिलनाडु का आरक्षण का मामला था। तमिलनाडु आरक्षण केस बालकृष्ण पीठ 2007 ने फैसला दिया था। ये ध्यान रखना है, 2007 में फैसला दिया था, और फैसले में दिया था कि 1973 के बाद के जितने भी मैटर हैं, जितने भी फैसले हैं, 1973 के बाद के जितने भी फैसले हैं उनका क्या हो सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। अर्थात अनुसूची 9 जो है ये वर्तमान में न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है।
ये ध्यान देना है आपको, क्षेत्राधिकार में आती है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है वर्तमान में। लेकिन पहले ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर थी। एकमात्र ऐसी अनुसूची जो पहले न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर थी लेकिन वर्तमान में न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है, तो अनुसूची 9 की हम बात करेंगे, ये ध्यान देना है आपको। अब हम बात करेंगे अनुसूची 10 में क्या लिखा हुआ है। वीडियो काफ़ी लंबा होगा दोस्तों, लेकिन फिर भी ध्यान देना है आपको। अनुसूचियाँ एक साथ एक ही वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे और काफ़ी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो आपको लगभग समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे अनुसूची 10 में क्या लिखा है। 10 में क्या लिखा है? 10 में क्या लिखा है? 10 में लिखा है दल बदल। दल बदल, दल बदल पर रोक। 10 में है दल बदल पर रोक। 10 से 10, 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल, ये दल बदल पर रोक की बात करती है अनुसूची। अनुसूची 10 दल बदल के रोक की बात करती है, ध्यान देना है आपको। ये 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, 85 के तहत ये अनुसूची जोड़ी गई है, ध्यान रखना है आपको। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल पर रोक, ये अनुसूची जोड़ी गई है 10वीं, ये ध्यान देना है आपको। दल बदल जो है, ये दल बदल जो है ये मंत्रियों के दल बदल पर रोक का प्रावधान से संबंधित है अनुसूची 10। उसके बाद हम देखते हैं अनुसूची 11 और 12 एक साथ देखेंगे। ये ध्यान देना है दोस्तों। अनुसूची 9 जो भूमि सुधार व आर्थिक न्याय से संबंधित है, भूमि सुधार व आर्थिक न्याय से संबंधित है, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई है, ये ध्यान देना है। मैंने बताया नहीं उसमें बोर्ड में, तो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान देना है आपको। उसी के साथ हम देखते हैं अनुसूची 11 और अनुसूची 12, उसमें क्या लिखा हुआ है। देखो अनुसूची 11, उसी के साथ हम देखते हैं अनुसूची 12। दोस्तों अनुसूची जो 11 है ये पंचायत राज से संबंधित है, पंचायत राज से संबंधित है, ये ध्यान देना है आपको। इसी तरह से अनुसूची 12 है नगर निकाय से, नगर निकाय से संबंधित है। अनुसूची जो 11 है पंचायत राज से संबंधित है और अनुसूची 12 है जो नगर निकाय से संबंधित है। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया है 1992 में। इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया है 1992 में, ये ध्यान देना है आपको। अर्थात 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? अनुसूची 11, ये ध्यान देना है। 73वां संविधान संशोधन 1992 की तहत क्या जोड़ा गया है? पंचायत राज को जोड़ा गया है, ठीक है। इसी तरह से 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या जोड़ी गई है? अनुसूची 12। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर निकाय को जोड़ा गया है। दोस्तों इस प्रकार से हमें ध्यान देना है। अनुसूची 1 से लेकर 12 कंप्लीट पढ़ने की हमने कोशिश की है। आपको ध्यान होना चाहिए अनुसूची प्रथम में क्या लिखा है और 12 में क्या लिखा है। इसी तरह से आपको मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, दोबारा रिवाइज करना चाहता हूँ। अनुसूची 1 में लिखा है 28 राज्य तथा 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 2 में लिखा है शपथ। अनुसूची 2 में लिखा है वेतन। उसी तरह अनुसूची 3 में लिखा है शपथ। अनुसूची 4 में लिखा है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अनुसूची 5 में लिखा है SC/ST का प्रशासन। अनुसूची 6 में लिखा है अम्य मित्र। 7 में लिखा है सूच्य। 8 में लिखी है भाषा। 9 में भूमि सुधार और इसी तरह 10 में दल बदल और 11 में है पंचायत राज और 12 में है नगर निकाय। दोस्तों वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अनुसूची आसानी से समझ में आए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।